हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगसू की फैमिली होटल के अंदर बैठी हुई है और यहाँ पर जिंगसू का वेट कर रही थी क्योंकि जिंगसू का आज बर्थडे होता है। बाद में यहीं पर जिंगसू का आ जाती है, लेकिन जिंगसू के पीछे हम देखते हैं कि सेवाएं भी होती है। जिंगसू अपनी फैमिली के पास जाकर बैठ जाती है। सभी इसको हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। बाहर सेवाएं होती है। सेवाएं एक पल के लिए जिंगसू की जगह पर अपने आप को मानती है कि अगर मैं वहाँ पर होती तो कैसा होता। अब यहाँ पर भी दिखा भी जाता है कि इनो के साथ सेवाएं बैठी हुई थी, साथ में यहाँ पर यूनशियो भी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेवाएं के पास इसकी बेटी का मैसेज आता है जो कि कह रही थी कि मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया है, तुम घर पर जल्दी आ जाओ। और बाद में स्वयं भाई को ऐसे जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जिंगसू की फैमिली वाले जिंगसू के लिए गिफ्ट लाए थे। आयरन यहाँ पर अपनी माँ के लिए शूज लाई थी। जंगमिन अपनी माँ के लिए परफ्यूम लाया था और एसिम जिंगसू के लिए एक डिजाइनर बैग लाई थी। और बात करें इनो की तो वो अपनी पत्नी को फूल का गुलदस्ता दे रहा था। और बाद में यहाँ पर केक भी ला जाता है। इनो यहाँ पर जिंगसू से कह रहा था कि तुम जल्दी से केक को काट दो, हमें भूख लगी है, हम खाना भी खाएंगे। और बाद में इनो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जिंगसू केक को काटती नहीं है। इसकी बजाय वह इनो का सिर केक के अंदर घुसा देती है और इनो का फेस पूरी तरह से केक से भर जाता है। और बाद में यहाँ पर जिंगसू हंसने लगती है और कह रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि लोग ऐसा अक्सर क्यों करते हैं, वैसे मुझे माफ कर देना ऐसा करने के लिए। लेकिन इनो कहता ही कोई बात नहीं। बाद में यहाँ पर जिंगसू इनो को रुमाल भी देती है ताकि वो अपने फेस को पहुंच सके। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इस भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और घर पर जा रहे थे, जहाँ इनो गाने को बजा लेता है और जिंगसू से कह रहा था कि क्या तुम्हें गाना याद है, जब हम कॉलेज में थे तो तुम्हें गाना बहुत ही पसंद था। जिंगसू कहती है कि आपका मुझसे मतलब यह है कि यह गाना आपकी पहली वाली गर्लफ्रेंड को पसंद था। पीछे जिंगसू की फैमिली बैठी हुई थी और बात को दूसरी ओर घुमाने के लिए यहाँ पर आयरन कह देती है कि आप अपनी शादी के बारे में बताइए। मैंने सुना था कि आंटी मी ने आपके लिए गाना भी गाया था। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इनो और जिंगसू की शादी हो रही थी और मी यहाँ पर गाना गा रही थी। बाद में यहाँ पर जंगमिन भी कह रहा था कि आप दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है। एसिम कहती है कि एक बार में फिर से साथ में चलना चाहिए और वहाँ पर मैं दूसरा होटल बुक करना चाहिए। जिंगसू की फैमिली वाले किसी न किसी तरह बात को दूसरी ओर ले जा रहे थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जिंगसू रोने लगती है और कह रही थी कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, गाड़ी को रोको, मुझे बाहर जाना है। और बाद में जिंगसू गाड़ी से बाहर निकलती है और यहाँ से जाने लगती है और इन सभी को जिंगसू के बिना ही जाना पड़ता है। जहाँ गाड़ी में एसिम कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद जिंगसू को पता चल गया है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। और वैसे भी होटल में हमारी माँ बहुत ही खुश लग रही थी। इसके बाद जिंगसू घर पर आ जाती है और अपने फोन में डिवोर्स के बारे में सर्च करने लगती है कि अगर आपका पति आपको धोखा दे तो आपको फिर क्या करना चाहिए। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जिंगसू बैठी हुई थी और यहाँ पर इनो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी टाई कहाँ पर है। बाद में जिंगसू इनो को टाई देती है और कह रही थी कि आप किसके फ्यूनरल पर जाने वाले हैं। यहाँ पर इनो बताता है कि मेरा एक मैथ का टीचर था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया है, उसी के फ्यूनरल में मैं जाने वाला हूँ। बाद में जिंगसू अपने पति से पूछती है कि तुम कब मरने वाले हो। इनो कहता है कि क्या। जिंगसू कहती है कि अगर तुम मुझसे पहले मर जाते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें मेरे बिना ही रहना पड़ेगा और बुढ़ापे में भी तुमको सब कुछ झेलना पड़ेगा। इनो यहाँ पर अपनी पति से कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए तुम्हें थैंक यू। जिंगसू की अपनी इनो से कहती है कि तुम घर पर जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसू के एक डिवोर्स स्पेशलिस्ट के पास आ जाती है और कह रही थी कि मुझे मेरे पति को तलाक देना है। लेकिन यहाँ पर यह महिला कह रही थी कि आपको अपने पति के खिलाफ कुछ सबूत लाना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसू मैराथन में थी और वहाँ पर दौड़ लगा रही थी, साथ में अपनी नो भी होता है, साथ में यहाँ पर मी भी होती है। लेकिन यहाँ पर जिंगसू के माइंड में कुछ और ही चल रहा था और वह यहाँ पर रुक जाती है और फिर एक बीच को देखने लगती है। इनो पीछे देखता है और जिंगसू के पास आता है और कहता है कि तुम दौड़ क्यों नहीं लगा रही हो। जिंगसू कहती है कि सब कुछ बेकार है, मैं सांस ले रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ये सब व्यर्थ है। इनो यहाँ पर कहता है कि क्या कुछ हुआ है क्या। जिंगसू यहाँ पर नहीं बताती। बाद में इनो कहता है कि हमारे अस्पताल से एक मेडिकल वॉलंटियर के रूप में टीम जाने वाली है जो कि लोगों का फ्री में इलाज करेगी और मैं भी इसमें जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसू की फैमिली एक साथ बैठी हुई थी और सोच रही थी कि जिंगसू की इंपॉर्टेंट बात क्या करने वाली है। बाद में यहीं पर जिंगसू आती है और अपनी फैमिली से कह रही थी कि आजकल मैं काफ़ी बिजी हो गई हूँ और अस्पताल से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगता है, मेरा काफ़ी टाइम ऐसे ही चला जाता है, इसलिए मैं अस्पताल में ही रेजिडेंसी रूम में रहूंगी। हालांकि एसिम कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर यहाँ से तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर जिंगसू अपनी सास से कहती है कि आपको एक नौकरानी रखनी चाहिए और आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको कम करना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसू अपने रूम के अंदर होती है और वहाँ पर कपड़े पैक कर रही थी। तभी यहाँ पर इनो आता है और इसको ऐसा करते देख लेता है और कह रहा था कि क्या तुम अभी जा रही हो। जिंगसू कहती कि हाँ। बाद में इनो कहता है कि तुम इतना सामान क्यों पैक कर रही हो, क्या तुम मेडिकल वॉलंटियर के रूप में जाने वाली हो। जिंगसू कहती कि हाँ, मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। बाद में जिंगसू यहाँ पर अपने सभी सामान को पैक कर लेती है और घर से बाहर आ जाती है। अगले सीन में सोरा को दिखाया जाता है जो कि अपने रेसिडेंट रूम में थी और वह यहाँ पर जंगमिन से फोन पर बात कर रही थी। जंगमिन कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। सोरा कहती कि ठीक है।
बाद में सोरा अपने रूम से बाहर निकलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके रूम के सामने एक रूम और होता है जहाँ से जियोसुक बाहर आती है। सोरा यहाँ पर इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियोसुक कहती है कि मेरा घर बहुत ही दूर है, इसलिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ। और बाद में ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जब यहाँ पर सोरा जंगमीन के पास आती है तो जंगमीन अपनी माँ को देख लेता है। सोरा यहाँ पर जंगमीन से कहती है कि क्या तुमने मेरी कॉफ़ी ऑर्डर की। जंगमीन कहता है कि हाँ। और बाद में जब सोरा कॉफ़ी को देखती है तो जंगमीन से कहती है कि मुझे कुछ मीठा चाहिए था, तुमने कॉफ़ी क्यों ऑर्डर की। जियोसुक ये सब बातें सुन रही थी और जंगमीन अपनी माँ की ओर देख रहा था। सोरा यहाँ पर दूसरी कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन यहाँ पर जंगमीन सोरा पर चिल्लाता और कहता है कि तुम इसी को पी लो ना। सोरा कहती तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और बाद में जंगमीन यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी अस्पताल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ये सभी अब मेडिकल वॉलंटियर के रूप में जाने वाले थे और लोगों का फ्री में इलाज करने वाले थे। इसके बाद ये एक करके यहाँ पर बस में बैठ जाते हैं। यहाँ पर इनो अपनी पत्नी को देखता है और उसके लिए अपने पास सीट खाली कर देता है और बैठने का इशारा करता है, लेकिन यहाँ पर जियोसुक इनो के पास नहीं बैठती और पीछे बैठ जाती है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि बस के अंदर रोएकिम आता है और वह जियोसुक के पास जाकर बैठ जाता है। बाद में इनो पीछे मुड़कर देखता है कि रोएकिम मेरी पत्नी के साथ बैठा हुआ है और उससे बात कर रहा है। अगले सीन में देखते हैं जाफरी से भी एक जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर अपना कैंप भी लगा लेते हैं और यहाँ पर लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। यहाँ पर जियोसुक भी लोगों का फ्री में इलाज करती है और वह कई लोगों के घर पर जाती है और उनकी परेशानियों को लेती है और उनको दवाइयाँ देती है। अगले सीन में सुयोंगाई को दिखाया जाता है जो कि अपने अस्पताल से बाहर है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर देवकराई इसके सामने आ जाती है। देवकराई यहाँ पर सुयोंगाई को देखती है और इसको नमस्ते कहती है। हालांकि सुयोंगाई नहीं पहचान पाती कि ये कौन है। देवकराई कहती है कि तुमने मेरा इलाज किया था, मेरे कंधे पर एक काला तिल था, मैं तुम्हारे पास चेकअप के लिए आई थी। बाद में सुयोंगाई को पता चल जाता है कि ये कौन है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ सुयोंगाई कह रही थी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देवकराई कहती है कि मैं यहाँ पर चेकअप के लिए आई थी, मेरा कंधा बहुत ही दर्द कर रहा था। सुयोंगाई कहती है कि आप यहाँ पर अकेली क्यों आई है, आपकी फैमिली कहाँ पर है। जियोसुक की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी को बताना नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, नहीं तो बेवजह चिंता करती। बाद में सुयोंगाई कहती है कि आप अपनी बेटी के बहुत ही करीब है। देवकराई यहाँ पर हाँ भरती है। सुयोंगाई कहती है कि मुझे बहुत ही जलन हो रही है, क्योंकि जब मैं छोटी थी और स्कूल में जा करती थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। बाद में यहाँ पर देवकराई सुयोंगाई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा जीवन बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ ने तुमको कभी नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि मरने के बाद भी एक माँ अपने बच्चे के साथ हमेशा रहती है। तुम्हारी माँ ने तुमको बढ़ते हुए देखा होगा। सुयोंगाई कहती है कि आपकी बेटी बहुत ही लकी है कि उसको आपकी जैसी माँ मिली। देवकराई यहाँ पर कहती है कि वैसे मेरी बेटी एक डॉक्टर है। सुयोंगाई कहती है कि यह बहुत ही अच्छी बात है, क्या वह हमारे अस्पताल में काम करती है। लेकिन यहाँ पर देवकराई झूठ बोलती है और कहती है कि वह यहाँ पर काम नहीं करती है, वह किसी दूसरे अस्पताल में काम करती है। बाद में सुयोंगाई अंदर आती है, जहाँ पर हम एसी को देखते हैं। एसी में यहाँ पर सुयोंगाई को देख लेती है और वह सुयोंगाई से बोलती है। सुयोंगाई कहती है तुम कौन हो। एसी में यहाँ पर कहती है कि मैं इनो की माँ हूँ। बाद में ये दोनों ऑफिस के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ एसी में सुयोंगाई से कह रही थी कि मुझे पता है तुमने अपनी बेटी को पाला है, तुमने बहुत ही मेहनत की है, लेकिन तुमको मेरे बेटे को छोड़ना होगा। सुयोंगाई यहाँ पर एसिम को माँ कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए। एसिम कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही बहू है और है जियोसुक है, तुम मुझे माँ मत कहो। हालांकि यहाँ पर सुयोंगाई अपनी बेटी की फोटो एसिम को दिखाती है। एसिम कहती है तुम्हारी बेटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि मैंने फोटो नहीं देखी है। और बाद में एसिम यहाँ चली जाती है। एसिम के जाने के बाद यहाँ पर सुयोंगाई रोने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डॉक्टर के पास विलेज का हेड हुआ है और वह कह रहा था कि मेरे पिताजी बहुत ही मुसीबत में है, उनका चेहरा पीला पड़ गया है और ये एक इमरजेंसी है। यहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि कौन जाएगा, और बाद में वही इनो को भेजते हैं। हालांकि इनो यहाँ पर मना करता है, लेकिन ये जोरबस्ती इसको भेज देते हैं और बाद में यह आदमी इनो को गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और यह गाड़ी भी उबड़ खाबड़ जगह से जा रही थी। और बाद में इनो इसके पिता से मिलता है और इसका इलाज करता है। शाम को देखते हैं जहाँ पर कुछ डॉक्टर खाना बना रहे थे, यहाँ पर जियोसुक भी खाना बनाती है, साथ में यहाँ पर रोएकिम भी खाना बना रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोसुक के हाथ पर गर्म छींटे लग जाती है। बाद में रोएकिम इसका हाथ पकड़ता है और पानी के पास ले आता है और इसका हाथ पानी में डुबोता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनो आता है और रोएकिम पर चिल्लाता और कहता है कि तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो। और बाद में जियोसुक यहाँ चली जाती है। हालांकि यहाँ पर रोएकिम पानी की बाल्टी इनो की ओर फेंकता है, लेकिन इनो यहाँ पर बच जाता है और बाद में रोएकिम भी यहाँ चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सुयोंगाई एक जगह पर आई हुई थी, साथ में इसकी बेटी भी होती है। लेकिन यहाँ पर सुयोंगाई को कुछ हो जाता है और एम्बुलेंस में बैठी हुई थी, उसका पेट दर्द कर रहा था। यूजियो अपने पापा इनो के पास कॉल कर रही थी, लेकिन इनो का फोन उसके पास नहीं था। इन्होंने अपना फोन अपने सामान के साथ छोड़ा हुआ था। यहाँ पर वह लड़का जो कि एम्बुलेंस में बैठा हुआ था, वह अपने एम्बुलेंस को गुसान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ले जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सुयोंगाई कहती कि तुम ऐसा मत करो, तुम किसी और अस्पताल में मुझे ले जाओ। अगले सीन में जियोसुक को फिर से दिखाया जाता है, जिसने खाना बना लिया है और वह खाना रोएकिम को चखा रही थी। इनो इन दोनों को देख रहा था और जब दूसरी बार जियोसुक रोएकिम को खाना चखाने वाली थी, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनो बीच में आ जाता है और वह खाने को चाकता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर इनो सॉस बना रहा था, लेकिन तभी एक महिला इसे टकराती है और यह सॉस इनो के कपड़ों में गिर जाती है। बाद में इनो को पहनने के लिए दूसरे कपड़े दिए जाते हैं। रात को देखते हैं जहाँ पर भी बैठ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनो और रोएकिम के बीच में शराब पीने का कॉम्पिटिशन लगा हुआ था और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं
और बाद में यहीं पर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम सोरा को देखते हैं जो कि जंगमिन की ओर इशारा कर रही थी कि हम दोनों ऐसे अकेले में बाहर जाएंगे। लेकिन जब ये दोनों जा रहे थे तभी हम देखते हैं कि जियोंगसू को इन दोनों को जाते हुए देख लेती है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा और जंगमिन एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ सोरा जंगमिन से कह रही थी कि तुम मुझे वह वीडियो दिखाने वाले थे। जंगमिन यहाँ पर कहीं पर गया हुआ था और उसकी वीडियो सोरा देखना चाहती थी, इसलिए जंगमिन अपना फोन इसको दे देता है। बाद में कहता है कि मैं टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सोरा इसके फोन में और वीडियो देखने लगती है और यहाँ पर एक वीडियो और होती है और यह वीडियो जियोंगसू के बर्थडे की थी, जहाँ जंगमिन अपने फोन से अपनी माँ का बर्थडे रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जंगमिन आ जाता है और सोरा से अपना फोन छीन लेता है। दूसरी ओर इनो रोय किम को दिखाया जाता है जो कि अभी लेटे हुए थे, लेकिन तभी आगे स्टेज पर ताइसी गाना गा रहा था और साथ में वही इन्हें भी आने के लिए कहता है। बाद में ये दोनों आगे चले जाते हैं और गाना गा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोंगसू आ जाती है और यहाँ पर इनो जियोंगसू को देख लेता है और वह जियोंगसू की ओर इशारा करता है और माइक में जोर से हनी चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ और गाना गाओ। सभी यहाँ पर एकदम से चौंक जाते हैं कि यहाँ पर इनो अनी क्यों कह रहा है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 9 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 10 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।